Hello, my dear students. Today we are going to start a new chapter, Atoms and Nuclei. Okay, from the part of modern physics, uh, atoms and nuclei. Okay, 12th class students. तो देखो बच्चों, दो पार्ट के अंदर चैप्टर को स्टडी करना है। ये हमारा न्यू चैप्टर रहेगा, ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियई। और ये फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट से है चैप्टर। मॉडर्न फिजिक्स से मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स के जो पार्ट्स हैं, जैसे मैकेनिक्स पढ़ते हैं आप, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इसी तरह से क्लासिकल फिजिक्स और फिर एक मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर हम कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम स्टडी करते हैं पार्टिकल्स, जैसे एटम्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब जैसा कि चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है, एटम्स और न्यूक्लियई, तो मतलब न्यूक्लियई प्लूरल फॉर्म हो गई न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, एटम्स के बारे में पढ़ना है। पहला जो पार्ट है हमारा एटम्स में उसमें हमें सभी पूरा एटम से रिलेटेड ही, ठीक है, स्टडी करना है। तो देखो इजी रहेगा ये चैप्टर। इजी इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एटम के कंपोजिशन के बारे में या एटम की डिस्कवरी के बारे में बात करें, ठीक है, नई नई थ्योरियाँ आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम आया, रदरफोर्ड का बड़ा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल के ऊपर ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट याद आएगा आपको। तो वो हमें यहाँ भी डिस्कस करने हैं, एक एक करके टॉपिक को करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल का पोर्शन कम है, बट ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी है। तो होपफुली आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास में, जैसा कि आप ऑफलाइन क्लास में करते आए हैं। दूसरा, नोट्स आपने आप अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर देते हैं आज का लेक्चर हमारा। और टॉपिक यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। पहला, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो इससे भी पहले डाल्टन ने ये एक्सप्लेन कर दिया था कि कोई भी सब्सटेंस कुछ पार्टिकल से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स बोल रहे हैं। अब एटम में है क्या, एटम के बारे में स्टार्ट कैसे करें कि क्या क्या उसके बारे में बताया जाए, तो वो स्टार्ट कर दिया जैसे यहाँ से थॉमसन से। बच्चों इसमें हाइपोथेटिकल चीजें चलेंगी, जैसे कि अगले चैप्टर में जाएंगे न्यूक्लियस में, तो बहुत छोटे साइज पे एटम का भी साइज बहुत छोटा होता है, पढ़ रखा है जो आपने अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁻10 मीटर का जो ऑर्डर साइज होता है इसका। तो इतने छोटे लेवल पे जब बात करेंगे तो कुछ चीजें हाइपोथेटिकल भी चलेंगी। अब एटम के बारे में देखा तो है नहीं किसी ने, लेकिन हाँ, हर सब्सटेंस में इस तरह से कुछ होता है। एटम में नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है हमारे पास। तो कुछ थ्योरियाँ अपनी बात को ठीक रख पाई, कुछ में लिमिटेशंस आए तो मॉडिफाइड कर दिया गया, नई थ्योरियाँ बना दी गई, ठीक है। तो उनमें से हमने कुछ पॉपुलर थ्योरीज को इस चैप्टर में पहले पढ़ना है। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसमें जो एक मेन बात निकल के आई कि एक एटम जो है वो इनिशियली स्टार्टिंग में कैसा होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है। कोई भी एक एटम है, एन एटम इज इनिशियली न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल से मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि क्यू नेट, आप समझ गए सिंबल से, नेट चार्ज 0, ठीक है। और वो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट में क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। एक्सेस चार्ज के लिए कोई ना कोई एक चार्ज पार्टिकल एक्सेस में होना जरूरी है, ठीक है। इसने बताया कि हर एक एटम जो है वो छोटा साइज लाइक स्फीयर, और वो एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बोल दिया। एक एटम जो है अकॉर्डिंग टू थॉमसन
और ये उसकी जो थ्योरी थी 1898 के अंदर आई। एन एटम इज ए यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। बच्चों समझ में आ रहा है? आप वीडियो की ना स्पीड बढ़ा के इसको फटाफट कवर कर लेंगे, ठीक है। टाइम हमें देखना है, लगाना है ज़्यादा, जो टॉपिक हमारे लिए न्यू होगा और जिसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा। तो अभी थ्योरेटिकल बात हो रही है, आप इसको स्पीड से भी देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि छोड़ना है, स्किप नहीं करना है कोई टॉपिक, एक बार जरूर गो थ्रू होना है सभी टॉपिक से। तो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, इट मीन्स चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज। अब ओनली पॉजिटिव से बात बनेगी नहीं बच्चों, क्योंकि वो कह रहा है न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव होना जरूरी है। तो उसने नेगेटिव के बारे में बताया, हाँ बिल्कुल आपको याद आ गया होगा कि नेगेटिव के बारे में क्या बताया। नेगेटिव के बारे में बताया, नेगेटिव जो है ना इसमें अरेंज इस तरह से है, एग्जाम्पल दिया, याद आ गया आपको एग्जाम्पल, वो जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज भी यहाँ अरेंज है। नेगेटिव चार्ज अरेंज एज लाइक, क्या लिख देंगे भैया, सीड्स इन वाटरमेलन। बट क्या ये उसकी बात सही थी, प्रॉपर थी? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि एक चीज समझ में आई, ये बिल्कुल करेक्ट है, इनिशियली नेट चार्ज जीरो, स्फीयर, अब साइज है उसमें छोटा सा है, उसमें पॉइंट साइज बहुत छोटा साइज, उसमें क्या ट्राइंगल, क्या हेक्सागोनल, क्या पॉलीगन, तो छोटा सा डॉट हम एक स्फीयर ही मान लेते हैं, ये भी बात ठीक है। लेकिन चलो एक इनिशिएट तो कर दिया उसने, उसके बाद थ्योरिया इसमें चेंजेस होती गई। तो लिमिटेशन पे एक बार और नजर डाल लेते हैं भाई, लिमिटेशंस। तो अगर ऐसा होगा तो फिर जो हमने बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में स्पेक्ट्रल सीरीज, मैं नाम बोल रहा हूं, आपको याद आना चाहिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसमें हम लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट कुछ सीरीज ऐसे पढ़ते हैं जो रेडिएशन एमिशन से रिलेटेड होती है, तो वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो रेडिएशन एमिट होती है वो कब होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो चीजें तो यहाँ हो ही नहीं पाएगी। तो फर्स्ट लिमिटेशन इसकी हम यही लिख सकते हैं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन the origin of spectral series in हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक सिंपलेस्ट एटम के केस में जहां हमने ये पढ़ा था। दूसरा बच्चों, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आपको याद आएगा, गोटलीफ एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ था कि अल्फा पार्टिकल, बहुत कम में से एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, जो कि जिस डायरेक्शन में हमने उसको भेजा था गोल्ड लीफ के ऊपर, गोल्ड फॉइल पे, वो उसी एंगल पे, मतलब रिट्रेस द पाथ, ठीक है, बैक हो गया था 180 डिग्री के डेविएशन पे, लार्ज स्कैटरिंग एंगल जिसको हमने बोला ना, तो वो तो तभी पॉसिबल हो पाया कि जब अल्फा, मैं भी इसके बाद उसी की बात करूंगा, तो जब एक अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जब वो जा रहा होगा एक बीम की फॉर्म के अंदर, तो वो 180 डिग्री के डेविएशन से वापस होना, और वापस होने के लिए एक कोलम्बिक रिपल्शन फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव में होना जो जरूरी है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट हो, इकट्ठा हो। बट इसको इसमें तो कह दिया कि पॉजिटिव क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो ओनली एक सिंगल पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल बीम को वापस नहीं कर सकता। ठीक है, थ्योरी में कैसे लिखेंगे? थ्योरी में हम लिख सकते हैं कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन the large angle scattering of alpha particle, large angle scattering of alpha particle, किसमें? इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। अगला हमारा टॉपिक यही रहेगा।
तो आ गया समझ में, इसके बारे में इतनी ही बात कर लेते हैं, ठीक है। मेन मेन जो पॉइंट थे वो हमने इसके डिस्कस कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा इंपॉर्टेंट, वो आएगा भैया हमारा किससे रिलेटेड, रदरफोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए अभी उस पर चल लेते हैं। बच्चों आगे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है ना। जैसा कि हम बता रहे थे इसमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। चलिए देखिए, टॉपिक रहेगा हमारा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा का सिंबल पता है ना, ये अल्फा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब आप अपनी रेफरेंस बुक से एनसीईआरटी से टॉपिक को पढ़ते हैं तो देखिए रदरफोर्ड के साथ साथ यहाँ पर नाम लिया जाता है जीजर और मार्सेडन का, ठीक है। ये भी दोनों स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के, और 1904 के अंदर रदरफोर्ड ने किया एक्सपेरिमेंट। उसके बाद 1911 में इन्होंने फिर से वही सेटअप करके और एक्सपेरिमेंट को सक्सेस किया, ठीक है। और उसमें क्या था देखिए, मतलब वही चीज रदरफोर्ड चाहता था कि ये भी उस एक्सपेरिमेंट को करके एक्यूरेसी निकाले कि जो मैंने किया वो ठीक है या उसमें गलत है कुछ चीजें। तो एक्सपेरिमेंट में ये कुछ एपरेटस थे जिसका हम डायग्राम इस तरह से बना लेते हैं। ये मैंने एक यू शेप जो दिखाया इसमें, लेड केविटी क्या करेगी इसमें, अब जैसे हम एक अल्फा पार्टिकल सोर्स, देखिए चारों तरफ से कवर्ड है लेकिन एक साइड से ओपन है यहां से। अब इस साइड अल्फा पार्टिकल बीम निकलती है, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। बीम का काम, अब बीम का मतलब है या फाइन बीम, एक पतली सी लाइन जिसको बनाना ना, क्या करेगा कि ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स निकालते हैं ना अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, तो एक अल्फा पार्टिकल सोर्स, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसको हम कह सकते हैं लाइक यूरेनियम, ठीक है, रेडियम, बिस्मथ। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल बीम निकलेगी, अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और उसको फाइन बीम बनाया गया। फाइन बीम बनाने के लिए देखिए यहां से ये जो मैं डॉट लाइन ले रहा हूं, ये एक बीम बन गई, फाइन बीम। यहां हम लेड के लेड की ही इस तरह से ब्रिक्स लगा देते हैं, रोड लगा देते हैं। ये क्या कर रहे हैं, इस अल्फा पार्टिकल को बीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोलिमेट कर रहे हैं फाइन बीम के अंदर। इनको लेड कोलिमेटर भी बोला जाता है, ठीक है बच्चों। ये जो है एक लेड केविटी, इसमें रखा है अल्फा पार्टिकल सोर्स, जो कि निकाल रहा है अल्फा पार्टिकल बीम, और ये जो दिखाई है मैंने इसमें, ठीक है, ये लेड की ब्रिक्स है, तो इनको हम कोलिमेट्री भी बोलते हैं, जो कि कोलिमेट कर रही है, फाइन बीम बना रही है किसकी, अल्फा पार्टिकल। समझ में आ रहा है आपको कि क्या होगा कि जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे होंगे, जो ऊपर या नीचे जा रहे होंगे, उनको क्या कर रहा होगा, ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो एक बिल्कुल पतली सी फाइन बीम आगे जाके फॉल होती है, किस पे फॉल होती है, थिन गोल्ड फॉइल पे। ये हम ले लेते हैं एक पतली सी गोल्ड फॉइल, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है ये, और बिल्कुल लॉजिक का क्वेश्चन है कि भाई गोल्ड का ही क्यों यूज किया गया इसमें, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, मोस्टली बच्चों को पता होगा इसका आंसर, क्योंकि जो गोल्ड है वो हाईली क्या होता है, मेलेबल होता है। आप उसको बिल्कुल थिन शीट्स की फॉर्म में कट कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको बीट करके, ठीक है। तो ये एक पतली सी, इतनी पतली कि इसकी जो थिकनेस थी, इसकी जो थिकनेस थी बच्चों, वो 10⁻⁻⁻6 मीटर से लेके लगभग 10⁻⁻8 मीटर, देखिए इतना पतला उसको बना दिया। मतलब यहाँ आप ये कह सकते हैं कि इतनी फाइन ये फॉइल थी, इतनी थिन एक शीट थी, इसमें से
मतलब कि एक ही लेयर में एटम्स थे, मतलब यहाँ पर है ना एटम्स होंगे ये, तो ये एटम्स एक ही लेयर के अंदर है, दूसरा एटम आगे पीछे नहीं है, इसका मतलब ये है वैसे। और ये हो गई एक फाइन अल्फा पार्टिकल बीम। ठीक है, एक और चीज, अब इसके चारों तरफ लगा रखी थी एक स्क्रीन, इसके चारों तरफ ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और इसी स्क्रीन पे एक डिटेक्टर लगाया। डिटेक्टर माइक्रोस्कोप है, ये क्या काम करेगा कि इस अल्फा पार्टिकल बीम के कुछ अल्फा पार्टिकल्स फॉइल में से स्ट्रेट पास करके जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर फॉल होंगे, और जैसे ही जहां भी वो फॉल होंगे एक लाइट का स्पॉट बनाएंगे बहुत छोटा सा, वो नेकड आई से नहीं दिखेगा, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया। ये माइक्रोस्कोप जो है ये पूरे इसके ऊपर रोटेट कर रहा है पूरी स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहां से हमें आइडिया लगेगा कि कहाँ पे अल्फा पार्टिकल कैसे स्ट्रेट आ रहे थे या कोई एंगल पे डेविएट कर रहा था, कैसा क्या कुछ हो रहा था। ठीक है, आगे इतना समझ में। चलिए देखिए, अब इसमें हम आगे समझते हैं, आगे की बात करते हैं। तो बच्चों क्या ऑब्जर्वेशन किया गया इसके अंदर, आपको पता होगा इसमें, जैसे ही अल्फा पार्टिकल बीम यहां से, अच्छा मैं थोड़ा सा अल्फा पार्टिकल को और डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि जरूरी है यहां इसको समझने के लिए। अल्फा पार्टिकल ये सिंबल हो गया, इसको हम हीलियम न्यूक्लियस He24 के बराबर लिखते हैं। किस किस से मिलके बना है ये, दो प्रोटॉन से, तो H11 यहाँ सिंबल लेंगे प्रोटॉन का, प्लस दो न्यूट्रॉन N01 लिख लेते हैं। ठीक है, दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, इनसे मिलके एक अल्फा पार्टिकल बनता है जिसको हीलियम न्यूक्लियस के बराबर बोलते हैं। तो बात की जाए चार्ज की, तो अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दो प्रोटॉन है इसके अंदर। ठीक है, अब यहां से जो ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है, और फिर क्या कंक्लूजन निकला, वो सब हमने इसमें पढ़ना है आगे। तो ये अल्फा पार्टिकल बीम इस सोर्स से निकल के बीम बन के यहां से और फिर जाके गिरती है किसके ऊपर, एक थिन गोल्ड फॉइल पे। तो ऑब्जर्वेशन हुआ कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर गए, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर गए, तो यहां मैं कुछ ज्यादा एरो ले लेता हूं, यहां कुछ एक दो एरो ले लेता हूं, तो कुछ थोड़े अल्फा पार्टिकल जो थे वो थोड़े से एंगल पे डेविएट कर गए, इसको मैं कह रहा हूं थीटा, ये हमारा स्कैटरिंग एंगल कहलाएगा बच्चों, थीटा। थीटा इसमें जो है वो स्कैटरिंग एंगल होगा कि कितने एंगल से वो अल्फा पार्टिकल बीम गोल्ड फॉइल से पास करके स्कैटर्ड करती है। ठीक है, अब यहां जो ये अल्फा पार्टिकल सोर्स जो निकल के आगे स्ट्राइक कर रहे थे गोल्ड फॉइल पे, उनकी एक तो एनर्जी याद रखेंगे आप, उनका जो ऑर्डर था एनर्जी का, वो ऑर्डर था 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको MeV लिखा मिलेगा बहुत सारी जगह, से लेके 7.7 MeV, कैपिटल M मेगा के लिए, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, जूल एक एनर्जी। और थ्योरी में इसको डिफाइन करें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक वो एनर्जी है, द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन इट। जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई करते हैं तो कितनी एनर्जी को वो गेन करता है, वो एनर्जी क्या है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इतना थिकनेस जो इसकी है इतना थिन था कि यहां पर हम कह सकते हैं एक सिंगल लेयर बनी हुई है एटम्स की, सिंगल लेयर, डबल लेयर नहीं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो फिर से देखो, अल्फा पार्टिकल निकलते हैं यहां से, कोलिमेट किया जाता है उनको, फाइन बीम बनाया गया, अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, फॉल होता है किसके ऊपर, एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर जिसकी थिकनेस बहुत ही कम है, सिंगल लेयर एटम्स की, और वहां से फिर वो आगे जाता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर,
कुछ लाइट स्पॉट्स बनते हैं जिनको डिटेक्ट किया जा रहा है माइक्रोस्कोप से। अब देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट हुए। अब देखिए मैं यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स पे जा रहा हूँ बच्चों। ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट इसमें यही बनेगा कि इस एक्सपेरिमेंट में ये फाइंड आउट किया गया, ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड या पास स्ट्रेट पास कर गए, ज्यादातर सीधे निकल गए। दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व किया गया बहुत थोड़े पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत कम पार्टिकल्स, फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट अ वेरी स्मॉल एंगल्स, ठीक है। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स get deflected at small angle, और वो जो एंगल था इसमें थीटा, वो ग्रेटर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा के ऊपर बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें ऑब्जर्व किया अबाउट 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था लगभग डेविएट मोर देन, जो कि डेविएट्स या स्कैटर्ड मोर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, या आप कह सकते हैं मोर देन 90 डिग्री में एंगल मेजर किया गया। तो क्या था फर्स्ट पॉइंट, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर गए बहुत थोड़े कम एंगल के ऊपर, और बहुत ही कम 8000 में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि 90 डिग्री से ज्यादा पे डेविएट किया गया। और बच्चों एक पॉइंट इसमें लिखेंगे कि 1 in अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶, देखिए 1 मिलियन 10 लाख अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था डेविएट, जो कि डेविएट हो गया अबाउट 180 डिग्री, 180 डिग्री पे डेविएट, मतलब कि रिटर्न बैक, जो कि वापिस ही हो गया। तो बहुत ही कम, तो 10 लाख में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल जो कि 180 डिग्री पे वापस आ जाता है उस लाइन के ऊपर। ये कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स थे। अब इनकी ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला वो हमें समझना है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, यही सेम चीजें जो है रिपीट हुई रदरफोर्ड के बाद, जो उनके स्टूडेंट्स ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया। अब उनका एट लास्ट क्या कंक्लूजन निकलता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था इसमें बच्चों, जो एक अल्फा पार्टिकल वापस आया, अब आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों आया था। देखिए बात करते हैं अब उसकी। क्या था कि जो अल्फा पार्टिकल बीम हम यहां कह रहे हैं, जब ये एक एटम पे जाके गिरी तो उस एटम में से ये ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या कर गए, स्ट्रेट पास कर गया। मैं थोड़ा बड़ा साइज करके इसको दिखा रहा हूं। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर गए। तो इससे कंक्लूजन निकलता है बच्चों कि ज्यादातर एटम का पार्ट जो है ना वो एम्प्टी है, स्पेस खाली है उसमें, ठीक है। और मैं एक लास्ट पॉइंट को, मैं फर्स्ट और लास्ट को डिस्कस कर रहा हूं पहले। तो फर्स्ट पॉइंट, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर गए, मतलब कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। और लास्ट पॉइंट में क्या था कि एक अल्फा पार्टिकल जो 180 डिग्री से डेविएट कर गया, इसका मतलब वो एक ऐसी लाइन पे चला गया, ठीक है, उसने उस लाइन को फॉलो कर लिया कि जहां पर उसी के अगेंस्ट एक और पॉजिटिव चार्ज बैठा था। अल्फा पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जा रहा है पॉजिटिव के पास, तो क्या बढ़ेगी इनके बीच में, रिपल्शन। तो ये ऐसा नहीं कि कोलिजन होता है, अभी हम इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। बिना कोलाइड किए हुए ये जो पार्टिकल है इस लाइन पे
इतना रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा कि ये यहां से रिटर्न कर जाएगा, वापिस हो जाएगा, रिटर्न बैक। तो इसको कहते हैं 180 डिग्री पे क्या करके डेविएट। लेकिन अल्फा पार्टिकल को एक पॉजिटिव नहीं रोक सकता है बच्चों, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए बहुत सारा एक पॉइंट पे क्या इकट्ठा होना जरूरी है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर यही कंक्लूजन निकला कि एक छोटी सी जगह ऐसी है एटम के अंदर जहां उस एटम का ऑलमोस्ट पूरा पॉजिटिव चार्ज और लगभग उस एटम का सारा लगभग मास, क्योंकि देखिए इसका जो मास है ना वो हम कितने लिखते हैं 4 AMU आपको पता होना चाहिए। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो 4 AMU एक अल्फा पार्टिकल का अच्छा मास है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अच्छे मास के मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा मास है, लेकिन एक एटम से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ अल्फा पार्टिकल का एक सफिशिएंट मास है। तो उस मास को मतलब अल्फा पार्टिकल एक मासिव और एक चार्ज पार्टिकल है, उसको रिटर्न करने के लिए दूसरा भी मासिव और दूसरा भी एक अच्छा चार्ज होना जरूरी है। तो यहाँ पर इस छोटे से पॉइंट के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का और लगभग एटम का सारा मास कंसंट्रेट था, जिसने इस अल्फा पार्टिकल को वापस कर दिया। इसी छोटे से पॉइंट को, इस छोटी सी सेंट्रल कोर को, ये जो सेंट्रल कोर है बच्चों, इसको ही नाम दिया गया न्यूक्लियस। मतलब हर एटम में क्या मिलेगा, एक ऐसे न्यूक्लियस मिलेगा। हाँ, उस न्यूक्लियस में चार्ज अलग अलग एटम के केस में अलग अलग होगा, वो हम जब मैथमेटिकली डाटा पे बात करेंगे तब जाएंगे। ये मैंने इसका मेन इसमें जो पॉइंट्स बने वो आपको समझाए। कंक्लूजन पॉइंट्स अभी हम इसके लिख लेंगे। तो कंक्लूजन मोस्टली दोनों पॉइंट से ये निकल के आ रहा है कि एक एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है। एक एटम में एक छोटी सी जगह ऐसी होती है जहां उसका सारा पॉजिटिव और सारा मास कंसंट्रेट मिलेगा, उस छोटी सी जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देख लेते हैं इसमें। बच्चों अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि कंक्लूजन क्या पॉइंट निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर फिर से एक डायग्राम ले लेता हूं इसका। मान लीजिए ये एक एटम था, ठीक है। एक बीम आ रही है अल्फा पार्टिकल की, तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, कुछ डेविएट भी कर गए, कुछ डेविएट कर गए स्मॉल एंगल के ऊपर भी, और जो बिल्कुल इसकी न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन पे चला गया, न्यूक्लियस यहाँ पॉजिटिव चार्ज, उसमें हम क्या कहेंगे कि वो वापिस आ जाता है, ठीक है। तो ये सब हुआ। तो रिजल्ट यहां से ये निकलता है कि कंक्लूजन हम जो लिख रहे हैं यहां, कंक्लूजन पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम मस्ट बी एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम बी एम्प्टी। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो लार्ज स्कैटरिंग एंगल हुए 180 डिग्री का जो डेविएशन हुआ, यहां पर जो लार्ज स्कैटरिंग एंगल हुआ, लार्ज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये किस वजह से हुई, इज ड्यू टू न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस की वजह से, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, एक छोटा सा रीजन है न्यूक्लियस, एक स्मॉल रीजन इनसाइड द एटम, एटम के इनसाइड के अंदर, जिसमें कि कंसंट्रेट है जो कि कंटेन करता है उस एटम का लगभग सारा मास और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिसमें कि होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम एंड होल मास ऑफ एन एटम कंसंट्रेटेड, ठीक है बच्चों।
तो ये हम इसमें कंक्लूजन पॉइंट्स इसके लिख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट तो ये हम थॉमसन से ही रिलेट करके कहेंगे कि कोई भी जो एटम है वो इनिशियली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। नेट चार्ज उस पे जो है वो 0 मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड, जो कि इसकी लिमिटेशन में फिर आया। बस ये कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है, बट ये नहीं कहा उसने कि एक डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं या उनके एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं बताया। तो बस ये था कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, मैं उसके पॉइंट्स लिखवा दूंगा अभी तुम्हारे को, जो पोस्टुलेट्स बनेंगे रदरफोर्ड के, ये कंक्लूजन पॉइंट्स थे हमारे, ठीक है। तो ये चीज आपको आगे होगी समझ में। अब यहाँ पर एक ना यहाँ ग्राफ हम प्लॉट कर देते हैं। ये ग्राफ था एन, इसमें नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो थे ना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और यहां पर थीटा, जिसको कि हम कह रहे हैं स्कैटरिंग एंगल, इनके बीच में ग्राफ, जो ऑब्जर्व्ड ग्राफ था। तो कुछ वैल्यूज यहाँ 10⁻⁷, 10⁻⁶, इस तरह से करते हुए नीचे 0। और यहाँ पर एंगल डिग्री के अंदर था ये एंगल, ठीक है। एंगल 50 डिग्री, 100 डिग्री, ऐसे करते करते एट लास्ट 180 डिग्री तक हम अगर इसको लेते हैं तो बच्चों इसमें जो ग्राफ आता है, जो अलग अलग नंबर के लिए मार्क करते हुए उन डॉट्स को जब हम मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से वो ग्राफ आया। स्ट्रेट लाइन नहीं था ये, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। तो देखिए एग्जैक्ट डाटा की बात नहीं कर रहा मैं अभी। तो ये ग्राफ हमारे को यही इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, देखो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एंगल कितना था, 0, मतलब स्ट्रेट पास करके, जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम होते गए, काफी कम होते गए, और कितने डिग्री के ऊपर चला गया, 180 डिग्री पे, तो बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो 180 डिग्री से डेविएट कर रहे थे या स्कैटर्ड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया अप्रोक्सीमेटली, और वो फॉर्मूला देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ। इसका आपने कोई डेरिवेशन नहीं देखना है। n इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बच्चों, n वही नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। तो n इज इक्वल्स टू k z पे स्केयर रखेंगे। k यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, साइन ऑफ एंगल ऑफ पावर इसकी 4, और थीटा बाई 2। थीटा यहाँ स्कैटरिंग एंगल को डिनोट कर रहा है, कोई डेरिवेशन नहीं करना है आपने, ये एक फॉर्मूला दिया गया। अब यहां से हम कह सकते हैं कि अलग अलग एटम के केस में अलग अलग ये ग्राफ प्लॉट होगा, क्योंकि अलग अलग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे। क्योंकि देखिए जेड जो है यहाँ, जेड है यहाँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर, या इसको हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बच्चों अलग अलग एटम के अंदर, जैसे मेरा एग्जांपल यहाँ हमने किसका लिया है, गोल्ड का लिया है, तो गोल्ड के लिए एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल्स टू होता है हमारा 79। बाकी इसके अलावा अलग अलग एटम के लिए जेड अलग अलग मिलेगा, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड हो रहे हैं वो भी अलग अलग आएंगे, अलग अलग एंगल के ऊपर। देखिए आपको इसको लॉजिकली समझिए कि न्यूक्लियस में जहाँ ज्यादा पॉजिटिव होगा तो वहां रिपल्सिव फोर्स ज्यादा आएगा, और जितना इसके नजदीक होगा कोई पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, तो उस पर क्या लगेगा, उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये चीज यहां तक समझ में आई। अब रदरफोर्ड के हमारे क्या इसमें पोस्टुलेट्स बनते हैं, उनके एक बार उनको देख लेते हैं हम। तो रदरफोर्ड के कंक्लूजन पॉइंट्स के ऊपर जो उसने अपने मॉडल ऑफ एन एटम के पोस्टुलेट्स बनाए, जो पॉइंट्स बने, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम,
तो बच्चों यहाँ फर्स्ट पॉइंट यही बनता है कि मोस्ट, वही जो हमने कंक्लूजन में लिखा है कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। रीजन, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो स्टेट पास कर गए थे, ये रीजन बता सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इन ए वेरी स्मॉल स्पेस या इन ए वेरी स्मॉल रीजन। वेरी स्मॉल रीजन, एक छोटे से रीजन के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड पॉइंट, और यहां पर द पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट जो है एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस के अंदर, बहुत छोटा स्पेस है। वहां वो जो रीजन है पॉजिटिव चार्ज रीजन, उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके साइज के बारे में बात करी गई। इसका जो साइज था, उसका जो ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू पावर, देखिए इतने छोटे साइज की बात कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली के साइन चलेगा, 10 रेज टू पावर -15 मीटर। और 1 फर्मी आपको याद होना चाहिए, 10 रेज टू पावर -15 होता है, तो ये ऑर्डर रहेगा फर्मी के अंदर। ये साइज के बारे में बात करी। एटम, तो एटम का भी साइज इसमें डिस्कस किया गया, अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू पावर -10 मीटर। ठीक है, तो यहां से हम दोनों में एक रिलेशन बता सकते हैं कि 10 रेज टू पावर 5 टाइम ज्यादा होता है किसका साइज, एटम का, किसके कंपेरेटिवली, न्यूक्लियस। तो इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा सा साइज है, और उस न्यूक्लियस के अंदर उस एटम का पॉजिटिव चार्ज पूरा कंसंट्रेट है और मास कंसंट्रेट है। तो ये कंक्लूजन पॉइंट्स किसके बन गए, रदरफोर्ड के। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अब। तो ये हमारे इसमें मॉडल ऑफ एन एटम के 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए बच्चों, इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड करेंगे अभी। फोर्थ पॉइंट में हम ये कह सकते हैं, ये ऐड होगा कि देखियो न्यूक्लियस के बारे में ठीक है बता दिया, कंक्लूजन पॉइंट ये निकल के आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज है तो साथ साथ क्या है, नेगेटिव भी है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव न्यूक्लियस पे चार्ज है, तो इनके बीच में क्या लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में ऐसा नहीं फॉल हो जाएगा। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस पे, देखिए उसने ज्यादा एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं दी, मैंने पहले भी बताया, बट इतना ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस कर रहा है इसके फोर्स को, बट वो इलेक्ट्रॉन इसको इस फोर्स को यूज कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या प्रोवाइड करा रहा है इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवोल्व कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है, रिवोल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवोल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवोल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और रिवोल्व करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें पता है क्या रिक्वायर्ड होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड्स बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इसमें रहेगा, देखिए हर एक एटम के लिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered at particular angle theta is different for different metal foils, is different for different metal foils। समझ गए आप,
क्योंकि देखिए बेसिक फॉर्मूला जो हमने लिखा था, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के लिए z इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, के जेड स्केयर और साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग z होगा, जिसकी वजह से अलग अलग, सॉरी ये n आएगा यहाँ, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। तो ये डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं चलो फटाफट। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, एक एटम का, क्योंकि वहां पर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्टेट पास कर रहे थे। और छोटे से रीजन के अंदर हर एटम के अंदर क्या कंसंट्रेट है, पॉजिटिव चार्ज और मास है। और पॉजिटिव चार्ज जो रिक्वायर्ड यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, जो छोटे से रीजन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, उस न्यूक्लियस का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 एटम के साइज के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि इनिशियली कोई भी एटम क्या है, यहाँ न्यूट्रल तो है ही, तो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स से। और अलग अलग मेटल के लिए डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। एक टॉपिक यहाँ हम समझ लेते हैं। अब यहाँ से जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बच्चों, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अप्रोच करके आता है यहाँ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस के पास जाके, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे चलेंगे। अब मैं यहां एक एटम के अंदर इसको ले रहा हूं न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, ये अल्फा पार्टिकल गया, पॉजिटिव चार्ज था इस पे भी, बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे चल रहा है, तो क्या होगा, ये वापस आ जाता है। देखिए इनिशियली अल्फा पार्टिकल के पास क्या थी, एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या बताया मैंने, किस ऑर्डर में होती है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से शुरू करके हम कहां तक देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, स्पीड थी, जा रहा है पॉजिटिव, जा रहा है पॉजिटिव के पास, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए लॉस नहीं होगा एनर्जी का, वो कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी फॉर्म में, और वो दूसरी फॉर्म होगी क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो बच्चों एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से वो रिटर्न करेगा, वापस जाएगा, तो वहां न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन और अल्फा पार्टिकल की सेंट्रल लाइन, सेंटर से एक डिस्टेंस जिसको आर नोट एक सिंबल दे देते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन center of alpha particle and center of nucleus at which the whole kinetic energy, maximum जिसको मैं kinetic energy कह रहा हूं, of alpha particle will converts into electric potential energy, जहां उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। वो डिस्टेंस यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए मैथमेटिकली अब कैसे हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर, बदल गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक से, पोटेंशियल वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। अब पोटेंशियल कैसे लिखते थे हम, अब याद करो पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, स्टेशनरी जो चार्ज है उसका क्या ले लेंगे, पोटेंशियल मल्टीप्लाई में मूविंग चार्ज, तो स्टेशनरी। अब यहाँ कितना चार्ज है इस न्यूक्लियस के ऊपर, एक प्रोटॉन पे चार्ज हम ई मान लेते हैं, ई नेगेटिव लिखूं तो समझना इलेक्ट्रॉन है, ओनली लिख रहा हूं प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज ई है, प्रोटॉन कितने मिलेंगे इसमें, जेड, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जेड ई। भाई बात समझ में आ गई ना, किसी भी एटम को लिखते हैं ना एक्स जेड ए से, तो जेड उसका एटॉमिक नंबर, तो ई क्या है, चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन,
एक प्रोटॉन का चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ जेड ई एटम का। तो एटम का न्यूक्लियस का जो चार्ज है जेड ई, एटम का तो न्यूट्रल है, जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज, तो न्यूक्लियस का चार्ज है जेड ई, तो हम कैसे लिखते थे वी को, फॉर्मूला के क्यू अपॉन में आर, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना हो गया यहाँ जेड ई, डिस्टेंस कितना है आर नॉट, मल्टीप्लाई में अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज मिलेगा 2e, बिकॉज कितने प्रोटॉन है इसमें, 2 प्रोटॉन है तो 2e। अब यहां से ये 2 ये ऐसे ले लेते हैं जेड जैसा ना लगे, आर नोट को सोल्व करेंगे तो आएगा कितना 2 ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नोट, नीचे आ गया हाफ mv²। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की गई, जेड की वैल्यू 79, किसकी बात हो रही है गोल्ड के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 9 इंटू 10⁻⁹, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितनी काइनेटिक एनर्जी थी इसमें, काइनेटिक एनर्जी थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या सॉरी इसमें ना 7.7 पूरा मैक्सिमम लिया जैसे, इतनी इलेक्ट्रॉन। अब ये वैल्यू इसमें पुटअप करने के बाद सोल्व करने पे जो आया वो आंसर आया हमारा आर नोट, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अप्रोक्सीमेटली 30 फर्मी। क्या मतलब समझे, 30 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस हमारा न्यूक्लियस के साइज से कैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। यहां से देखो साइज का भी लगभग आइडिया लग रहा है हमारा को, कैसे आइडिया लग रहा है बच्चों, कि देखो वो न्यूक्लियस के अंदर जाता तो वैल्यू डिस्टेंस की कम होती जाती है। अब यहाँ देख रहे हो 10⁻⁴ कितना आ रहा है -15 मीटर, तो लगभग न्यूक्लियस के पास पहुंच के और फिर रिटर्न किया उसने। बट ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये न्यूक्लियस के साइज से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब वो बिना कोलाइड किए हुए क्या कर जाता है, रिटर्न कर जाता है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू से हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है रिटर्न बैक विदाउट कोलिजन, क्योंकि यहां जो ये डिस्टेंस आया है ये डिस्टेंस न्यूक्लियस के साइज से क्या आ रहा है 30 फर्मी, और उसका 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर लगा लीजिए, तो यहां पर एक वैल्यू ये ज्यादा आ रही, तो बिल्कुल इसकी प्रीफेरी को टच करके उसके लगभग पास पहुंच के तब रिटर्न करता है वो, तभी इसको कह रहे हैं हम डिस्टेंस, बिल्कुल उसको अप्रोच करके आया है वो। ठीक है, चलिए आज इतना ही कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तक। तो आप इसको अपना नोट्स में आप नोट कर लेंगे और इसको पढ़ के रखेंगे, और एक दो टॉपिक होने के बाद फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए एंड कर देते हैं आप।